दोस्तों, नरेंद्र मोदी का राज्यसभा में ऐसा तूफान आया कि कांग्रेसी मैदान छोड़कर भाग गए। नरेंद्र मोदी ने जैसे ही बोलना शुरू किया, कांग्रेस और पूरा विपक्ष वहां पर चिल्लाने लगा। और नरेंद्र मोदी ने कैसे राज्यसभा से कांग्रेस की पुश्ते याद दिला दी है। कांग्रेस की नस्लों की एक एक जो गांधी परिवार की नस्लें हैं, उनको ऐसा लपेटा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी अपने बॉस के बारे में नहीं सुन सके। दोस्तों, पहले ही कहा जा रहा था कि मोदी को छेड़ोगे तो वो छोड़ेंगे नहीं। और इस बार पंगा जब राहुल गांधी ने डायरेक्ट नरेंद्र मोदी से लेने का किया, जब कांग्रेस ने लोकसभा के अंदर मोदी पर हमला करवाने की एक साजिश रची, वहां महिला सांसदों के जरिए से मोदी को टारगेट करने का एक प्रयास किया गया, तो मोदी शेर की तरह राज्यसभा में दहाड़े। जो लोग कह रहे थे कि मोदी छोड़कर भाग गए, उन्हें ऐसा ऐसा जवाब आज मिला है कि उनकी पुरानी जो नस्लें हैं वो भी याद आ गई। नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में खड़े होकर दोस्तों असम से लेकर पश्चिम बंगाल, केरल से लेकर तमिलनाडु को भी साथ दिया है। मोदी ने बताया कि कैसे ममता घुसपैठियों को बचा रही है। मोदी ने बताया कि कैसे असम में अपमान किया गया। मोदी ने यह भी बताया कि कैसे दक्षिण के बड़े नेताओं और दक्षिण के अंदर कैसे लेफ्ट के नेताओं ने कहीं ना कहीं राजनीतिक हत्याएं की। आपको सबसे पहले ये दोस्तों बताते हैं कि नरेंद्र मोदी जब सदन के अंदर बोल रहे थे, तो कैसे वहां पर कांग्रेस और पूरा विपक्ष राज्यसभा को छोड़कर बाहर चला गया। यानी कि मोदी की दहाड़ के आगे इनकी हालत ऐसी हो गई थी, जैसे ही मोदी ने उधेड़ना शुरू किया, सारे कांग्रेसी सांसद भाग गए। इस वीडियो को जरा देख किस तरीके से ये भागते हुए नजर आए। दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने सदन में जैसे ही बोलना शुरू किया, उसके बाद की ये वीडियो है। लेकिन मोदी ने एक ऐसी ऐसी दहाड़ लगाई है जिसे मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले समझिए कि नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा के अंदर उनकी कौन सी वो 5 बड़ी बातें रही। पीएम मोदी की स्पीच की ये 5 बड़ी बातें। इसमें सबसे पहले मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस के पीएम के पास सोच नहीं थी। उन्होंने कहा कि आप कंपैरिजन कर लीजिए, लाल किले से दिए कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों के भाषण का एनालिसिस कीजिए, इससे पता चल जाएगा कि उनके पास कोई विजन नहीं था। दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा के अंदर जो भाषण दिया है और किस तरीके से मोदी को गालियां दी जाती हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अपशब्द कहे जाते हैं, और आप क्या मानते हैं कि मोदी उस शेर के सामने विपक्ष डर गया है? पीएम मोदी के इस भाषण पर, राज्यसभा में कही गई बात पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और मैं आपको एक ऐसी जानकारी भी दूंगा आखिर में जो ये बता देगी कि जब मोदी सदन के अंदर बोल रहे थे, तब भारत एक और देश के साथ एक डील फाइनल कर रहा था, और एक नहीं बल्कि 6 देशों के साथ तभी डील फाइनल हो रही थी। और इसमें खास तौर पर वो मुस्लिम देश शामिल हैं दोस्तों, जिनसे मोदी ने डील साइन करवा ली। कहते हैं झुकता है जमाना, झुकाने वाला चाहिए, और नरेंद्र मोदी ने यह करके दिखा दिया है। आखिर में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, लेकिन उससे पहले कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखना। अगर मोदी जी की इन बातों से आप सहमत हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। देखिए, मोदी जी की 5 बड़ी बातें हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री जब लाल किले से बोलते थे तो उनकी सोच को आप देखिए, उनके भाषण का एनालिसिस कर लीजिए, इससे पता चल जाएगा कि उनके पास कोई विजन नहीं था। हमारी काफी ताकत उनकी गलतियों को सुधारने में लग रही है। यानी जो वो गलतियां करके गए हैं, उन्हें सुधारने में हमें इतना समय लग गया, नहीं तो देश को हम कहां से कहां पहुंचा चुके होते। उस दौर में दुनिया के मन में हमारी जो इमेज बनी थी, उसे मिटाने में बहुत मेहनत लगी थी। 1962 की भी उसमें एक जिक्र होता है, जब भारत के प्रधानमंत्री वहां से कहते हैं कि हमें
अमेरिका से फाइटर जेट की डिमांड करते हैं तो कहते हैं कि आप अपना पायलट भी भेज दीजिएगा, आप अपने टेक्नीशियन भी भेज दीजिएगा, हमारे पास कुछ नहीं है। ऐसे हालात थे दोस्तों जब भारत वहां पर जाकर अनाज मांगता था। आज दुनिया में भारत अनाज एक्सपोर्ट करता है, लेकिन भारत उस समय भारत की प्रधानमंत्री अनाज मांगने के लिए जाती तो अमेरिका के राष्ट्रपति कहते कि भिखमंगा देश है क्या, इस तरीके की भाषा देश के लिए इस्तेमाल होती। दूसरी बड़ी बात उन्होंने कही है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है। आज देश नीति के आधार पर चल रहा है, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर चलते हुए हम आगे बढ़ चले हैं। सच्चाई यह है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार होकर विश्व से प्रतिस्पर्धा करने को तैयार है। और यकीन मानिए दोस्तों, इस बार नरेंद्र मोदी सरकार का जो बजट आया है वो इस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार बजट ही है, जिसके बारे में पूरा विपक्ष डरा हुआ है। विपक्ष जानता है कि अगर एक बार बजट की बातों को आज सदन में चर्चा होने लगी, अगर अमेरिका के साथ हुई डील पर चर्चा होने लगी, तो वो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। और इसी वजह से सदन को बाधित करने के लिए ये सब प्रयास किए गए। तीसरी बड़ी बात उन्होंने कही कि ईयू और अमेरिका से ट्रेड डील गर्व का विषय है। आज भारत अनेक देशों के साथ ट्रेड डील कर रहा है। पिछले कुछ समय में हमने दुनिया के 9 बड़े और महत्वपूर्ण देशों के साथ ट्रेड डील साइन की है, और अब तक हम कुल 39 देशों के साथ साइन कर चुके हैं, और यूरोपियन यूनियन के एक साथ 27 देशों से हमने ये ट्रेड डील साइन की है, जो कि बड़ी बात भी है। नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दिया। नारेबाजी हुई, लेकिन 1 घंटे 27 मिनट के भाषण में मोदी ने यह कहा कि ये कौन सी मोहब्बत की दुकान है जो मोदी की कब्र खोदने की बात करती है। ये सार्वजनिक जीवन की मर्यादा का अपमान नहीं है क्या, ये सवाल उन्होंने पूछा। मैं आपको मोदी जी का एक भाषण पहले एक बड़ी महत्वपूर्ण बात सुनाता हूं जो उन्होंने सदन में कही है, फिर मैं आपको मोदी जी के 1 घंटे 27 मिनट के भाषण को 2 मिनट में और समझाने का प्रयास करूंगा, लेकिन जरा सुनिए ये। आज इनका पुश्तैनी धंधा है, जिन्होंने एक गुजराती की सरनेम भी चुरा ली। महात्मा गांधी की सरनेम चुरा ली। ये लोग और देश की जनता इतनी समझदार ऐसी ऐसी पटक देती है, ऐसी पटक देती है तुम लोगों को। तो आप नरेंद्र मोदी की ये बात सुन रहे थे। मोदी जी ने कैसे कहा कि उन्होंने कुछ लोगों ने सरनेम भी चुरा लिया है, लेकिन अब मोदी जी के भाषण की कुछ और बड़ी बात आपको बताते हैं। ये देखिए, नेहरू ने शुरुआत कराई और ये पिछली सरकारों का रवैया था, उद्घाटन लेकिन मोदी जी ने किया। कांग्रेस की इंप्लीमेंट नीति की मिसाल देना चाहता हूं। गुजरात के लिए जब नर्मदा डैम की योजना बनाई गई तब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। सरदार पटेल के निधन के बाद नेहरू जी ने इसकी शुरुआत कराई। कमाल की बात यह है कि जब तक मैं प्रधानमंत्री बना तब इसका जाकर मैंने उसका उद्घाटन किया। सीएम रहते हुए इस डैम के लिए 3 दिन का अनशन किया। ये हालात थे दोस्तों। यही इंप्लीमेंटेशन की नीति जो कांग्रेस कह रही थी, उसका जवाब मोदी जी ने किस तरीके से दिया। जब उस समय आप सरदार पटेल ने जो योजना बनाई थी उसे नेहरू जी ने शुरू कराई, लेकिन आकर मोदी जी को उद्घाटन करना पड़ा। और ऐसे न जाने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कितने प्रोजेक्ट हैं जिसे मोदी जी ने ही आके उद्घाटन किया है। आज एनपीए 1% से नीचे है। 2014 से पहले नेता के फोन जाते थे और उनके आधार पर लोन दिया जाता था। गरीब बैंक के दरवाजे कभी नहीं खुलते थे। कांग्रेस राज ने बैंकिंग सेक्टर को बर्बाद कर दिया था, लेकिन आज किस तरीके से बैंकिंग सेक्टर को बढ़ावा दिया गया, इसका जिक्र मोदी जी ने अपने भाषण में दिया। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण एक और जो बात रही दोस्तों, कि नरेंद्र मोदी ने इसके जरिए से सीधे तौर पर एक बड़ा निशाना साधा। लेकिन मोदी जी ने लोकसभा के अंदर स्पीच क्यों नहीं दी, उसके पीछे की ये बात समझिए जरा। स्पीकर ने क्या बोला था। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने गुरुवार को कहा कि बुधवार को लोकसभा में पीएम मोदी के साथ घटना हो सकती थी।
इसलिए उनकी कल शाम 5 बजे होने वाली स्पीच को टालना पड़ा। आशंका के चलते मैंने ही उनसे आग्रह किया और सूत्र बताते हैं कि बुधवार को पीएम की स्पीच के दौरान कांग्रेस लोकसभा में उन पर हमला करने की योजना बना रही थी। इसी आशंका के चलते स्पीकर ने सदन को स्थगित करने का फैसला किया। दोस्तों, ये सदन को इन्होंने लड़ाई का अड्डा बना दिया है। इन्होंने सदन को कहीं ना कहीं एक युद्ध का मैदान बना दिया है। और इसी वजह से जब कहा जाता है कि देश में लोकतंत्र मजबूती के लिए विपक्ष चाहिए, तो मैं इस बात से कहीं ना कहीं कहता हूं कि भाई, ऐसा विपक्ष क्या करेगा जो सिर्फ और सिर्फ देश के अंदर कहीं ना कहीं आग लगाने का काम करेगा, जिसका सिर्फ एक सूत्रीय मकसद है कि हिंदुस्तान के अंदर किसी भी मुद्दे को जनता के सुनना नहीं है, किसी भी मसले पर बातचीत नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ हर जगह लड़ाई करना है, झगड़ा करना है। और जरा सोचिए, देश के प्रधानमंत्री पर अगर हमला हो जाता तो किस तरीके की गरिमा रहती, सदन की क्या गरिमा रह जाती, लोकतंत्र किस तरीके से अपने आप में सिर उठा पाता। लेकिन नरेंद्र मोदी ने आज जो दहाड़ लगाई है दोस्तों, उसमें कई बड़ी बातें रही हैं। नरेंद्र मोदी ने इसके साथ ही असम का भी जिक्र किया, पश्चिम बंगाल का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि कैसे पश्चिम बंगाल से लेकर असम के अंदर ये साजिशें रची गई है। एक और बड़ी बात देखिए जरा, पीएम मोदी ने कहा कि जिनकी सरकार शराब में डूबी वो उपदेश दे रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि सत्ता पक्ष को कुछ करना नहीं है और यहां आकर उपदेश दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात इसमें, ये तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं लोग, क्योंकि एक्स पर लिख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम आदमी पार्टी के संजय सिंह की पोल खोल दी है। इसमें लिखा कि ये सदस्य जिनकी सरकार शराब में डूब गई, जिनके शीश महल घर घर में नफरत का कारण बन गए, पता नहीं ब्लैक के साथ उनका क्या पुराना रिश्ता है, ब्लैक में टिकट बेचने के जो आरोप लगे उस पर उन्होंने कटाक्ष किया, प्रहार किया। ऐसे सभी साथियों से मैं कहूंगा, तुम कितना दुनिया को धोखा दोगे, आईना देख लिया तो अपनी सच्चाई कहां छुपाओगे। साथ ही पीएम ने यह कहा कि टीएमसी, कांग्रेस, लेफ्ट, डीएमके दशकों से सत्ता के केंद्र में है। इन्हें जरा समझिए, जिन पार्टियों का नाम लिया है उन सभी राज्यों में इलेक्शन है। टीएमसी पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी है, कांग्रेस जहां अभी फिलहाल राज्यों में फाइट कर रही है और वर्चस्व कुछ बचा नहीं है, लेफ्ट की केरल के अंदर सरकार है, डीएमके तमिलनाडु के अंदर दशकों से केंद्र की सत्ता में रहे, राज्यों में सत्ता रहे, लेकिन उनकी पहचान क्या बनी। आज डील की चर्चा गौरव से होती है, तब डील के नाम पर बोफोर्स याद आता था। वही बोफोर्स जिसने राजीव गांधी से लेकर कांग्रेस के तमाम प्रधानमंत्रियों को परेशान किया। दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने सदन के अंदर एक एक कर इन नेताओं की कलई खोलना शुरू किया तो हर कोई वहां हैरान रह गया, क्योंकि मोदी जब दहाड़ते हैं तो अच्छों की हालत खराब हो जाती है। नरेंद्र मोदी ने सदन के अंदर खड़े होकर असम का भी जिक्र किया है। वो भी मैं आपको बताता हूं कि कैसे मोदी जी ने असम का जिक्र किया कि असम में, लेकिन पहले इसे जरा समझिए। मोदी ने कहा कि मेरे से किसी ने पूछा आपके स्वास्थ्य का क्या राज है, तो मैंने कहा रोज 2 किलो गाली खाता हूं। ये मोदी की कब्र क्यों खोदना चाहते हैं? ये सिर्फ नारा नहीं है, ये उनके भीतर का प्रतिबिंब है, क्योंकि हमने 370 की दीवार गिरा दी, इसलिए मोदी की कब्र खोदना चाहते हैं। हमने नॉर्थ ईस्ट में शांति लेकर आए, पाकिस्तानी आतंकियों को घर में घुसकर जवाब देते हैं, ऑपरेशन सिंदूर करते हैं, इसकी उन्हें परेशानी होती है, इसलिए वो मोदी की कब्र खोदना चाहते हैं। माओवादी आतंक से निपटने के लिए कदम उठाते हैं, हमने सिंधु जल समझौते को हटा दिया, इसलिए वो मोदी की कब्र खोदते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की परेशानी कुछ और है, ये पचा नहीं पा रहे कि मोदी यहां तक पहुंचा कैसे, और पहुंचा तो पहुंचा, अब टिका कैसे है। ये तो मानकर बैठे थे कि परिवार, प्रधानमंत्री कुर्सी इनके परिवार की ही कहीं ना कहीं एक तरीके से जागीर है और यही इन्हें चुभ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक के बाद एक जब ये निशाना साधना शुरू किया तो उसमें इन्होंने ये भी कहा कि 2002 से जब मैं विपक्ष में था, मोहब्बत की दुकान वाले मोदी तेरी कब्र खुदेगी की नारे लगा रहे हैं, और 2004 से तब से 2014 तक ऐसा कोई संसद का सत्र नहीं गया जब मोदी को गाली ना दी गई हो। ये इनकी हालत है और इसी पर इशारा नरेंद्र मोदी ने किया है। इन्होंने असम को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, इसे भी समझिए जरा, क्योंकि दोस्तों इसे समझना चाहिए कि मोदी
कभी बोलने से डरे नहीं है। मोदी कभी किसी मुद्दे से पीछे नहीं भागे और ये पूरी सरकार का है। मौजूदा सरकार कभी भी किसी मुद्दे पर भागी नहीं है, लेकिन सदन के अंदर ऐसे ऐसे मुद्दे लाए जाते हैं जिससे इन्हें कोर्ट से भी तमाचा लगता है, जिससे जिसका जनता से कोई सरोकार नहीं है। पेगासस हो गया, राफेल हो गया, इन सब पर ये कोर्ट से मुंह की खा चुके हैं। और इस बार उन्होंने एक ऐसी किताब का जिक्र किया जिसका कोई मतलब ही नहीं था। अरे देश के उस समय सेना की कमान संभालने वाले नरवणे ने खुद, उनका क्लियर स्टेटमेंट है भाई, जनता के सामने, मीडिया के सामने, हर जगह उन्होंने बोला था कि भारत ने किस तरीके से उन्हें जवाब दिया। और अब एक ऐसी किताब जो प्रकाशित ही नहीं हुई है, उसकी किताब को वो लेकर आए हैं, वो दिखा रहे हैं कवर फोटो। लेकिन मैं यकीन मानता हूं कि शायद सरकार को इसमें राहुल गांधी को बोलने देना चाहिए था। राहुल बोलते तो उनकी पोल खुद खुल जाती जब ये पता चलता, क्योंकि किताब तो भारत में प्रकाशित हुई नहीं है, तो कहां से पहुंची उनके पास। हो सकता है कि सिर्फ कवर फोटो ही हो और राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए ऐसा कर रहे हो, लेकिन उनकी आज पोल खुलती तो बड़ा मजा आता। खैर, कैसे असम का अपमान किया है उसे सुनिए। पीएम मोदी ने कहा कि देश के लोकतंत्र के मंदिर को अपमान करना गलत है। स्पीकर के मुंह पर कागज फेंके गए। कल दोबारा किया। उस समय आंध्र के दलित परिवार का बेटा कुर्सी पर बैठा था। पहले नॉर्थ ईस्ट का अपमान किया, फिर दलित का अपमान किया। वो दलित समाज से आते हैं इसलिए अपमान करते हैं, इसलिए आप उनका अपमान करते हैं। पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस के लोगों में असम की जनता के प्रति नफरत है। भारत रत्न भूपेन हजारिका का इन्होंने अपमान किया। हमारा सौभाग्य था कि हमने उन्हें सम्मान दिया। इस पर भी इन्हें ऐतराज है। वो बोले कि ये तो सिंगर थे। ये लोग किसी का अपमान करने से पीछे नहीं रहते। हजारिका का अपमान असम का अपमान है, वो कभी नहीं भूलेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों कि नरेंद्र मोदी ने आज राज्यसभा से सदन में बोलते बोलते उन्होंने कई राज्यों के इलेक्शन को भी साथ दिया है। असम के सम्मान से इसे जोड़ा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को लेकर उन्होंने हुंकार भरी। और दोस्तों, एक सबसे बड़ी बात मैं आपको आखिर में जो बताने वाला हूं, उसे ये देखिए आप स्क्रीन पर कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सदन में बोल रहे थे तब आखिरकार क्या कुछ हो रहा था। आखिरकार कैसे उस वक्त भारत एक नया इतिहास रच रहा था, इसे देखिए जरा। क्योंकि प्रधानमंत्री जब सदन के अंदर बोल रहे थे तो उस वक्त दोस्तों भारत एक 6 देशों के साथ ट्रेड डील पर बातचीत कर रहा था। ये देखिए, हिंदुस्तान में छपी खबर के मुताबिक एक और ट्रेड डील पर बन गई बात। सऊदी यूएई वाले खाड़ी देशों समूह के एफटीए की शर्तों पर सहमति बनी है। यानी कि भारत पूरी दुनिया में डंका बजा रहा है। मोदी के आगे बड़े बड़े देश झुक जा रहे हैं और देश के अंदर ही बैठे कुछ लोग भारत को खोखला करने की साजिशें रच रहे हैं। जीसीसी नाम से यह समूह है दोस्तों, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन और ओमान शामिल हैं। अगर ऐसा हो गया तो ये समझ लीजिए भारत एक नया इतिहास रचेगा। वो मैं क्यों कह रहा हूं, इस तस्वीर को पहले देखिए और फिर मैं आपको बताता हूं। देखिए दोस्तों, ये कितना महत्वपूर्ण है। जीसीसी के साथ एफटीए वार्ता एक तरह से बातचीत की फिर से शुरुआत होगी। इससे पहले 2006 और 2008 में दोनों पक्षों के बीच ट्रेड डील को लेकर बातचीत हुई थी। जीसीसी द्वारा सभी देशों और आर्थिक समूहों के साथ वार्ता स्थगित करने के कारण तीसरे दौर की वार्ता नहीं हो सकी। हालांकि अब एक बार फिर से जल्दी ये वार्ता शुरू होने वाली है और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी ताकत होगी। इसलिए दोस्त, कहा जाता है कि मोदी वो शेर हैं जो झुकता है जमाना झुकाने वाला चाहिए, कहावत है ना। तो मोदी दुनिया को झुकाना जानते हैं। तरीके से आज सदन के अंदर बातें कही हैं, उसने कांग्रेस की नस्लें याद दिला दी। मोदी ने लोग राज्यसभा के अंदर खड़े होकर यह भी कहा कि एक वक्त ऐसा था जब इंदिरा गांधी उनसे जब पूछा जाता तो वो कहती कि मैं एक प्रदेश में गई थी हिमाचल का जिक्र करते हुए, और वहां के लिए खच्चर चाहिए, सड़कें अच्छी नहीं है, इस तरीके का इनका विजन था। और उन बातों का भी जिक्र किया पीएम मोदी ने, जिसके जरिए से ये पता चला कि गांधी परिवार देश की सत्ता में रहते हुए भी देश से कितना नफरत करता था। ये हिंदुस्तानियों के दम पर सरकार बनाते, लेकिन हिंदुस्तानियों से ही किस तरीके से नफरत करते। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें एक घटना
का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एक बार जब ये कहा गया कि क्या हिंदुस्तान के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 35 करोड़ मेरी समस्या है। मोदी जी ने बताया कि 35 करोड़ उस वक्त भारत की आबादी थी, यानी कि भारत की आबादी से उन्हें परेशानी। और बाद में इंदिरा से भी इसी तरीके का सवाल पूछा गया तो उस वक्त जो आबादी थी शायद 57 करोड़ के आसपास, तो उन्होंने बोला कि यही हमारी परेशानी है। मोदी जी कहते हैं कि ये 140 करोड़ भारतीय मेरी ताकत है और मेरी ताकत इन्हीं की वजह से आज देश पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। आज दुनिया भारत के आगे झुकता है, क्योंकि कहा जाता है झुकता है जमाना, झुकाने वाला चाहिए। खैर, मोदी जी के राज्यसभा में कही गई बातों को आप क्या क्या कहना चाहेंगे? क्या मोदी, आप भी मानते हैं कि मोदी इस वक्त पूरी दुनिया को भारत के आगे झुका रहे हैं? और अगर नरेंद्र मोदी जैसा नेता ना होता ना दोस्तों, तो यकीन मानिए भारत को ये आज तक बेच चुके होते। इन्होंने ऐसे हालात बना दिए थे। इसलिए भारत की बढ़ती ताकत पर कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम लिखना, इससे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। नमस्ते दोस्तों।